अपनी आरजे नुपुर के साथ। आज का ये एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शानदार सी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, चलिए सुनते हैं। यार वो देख, राघव हमारी तरफ आ रहा है। ओ शिट यार, अगर ये यहाँ आ गया तो पक्का हमें पागल करके उठाती है। वो दोनों अपने खाने की प्लेट टेबल पर वैसी की वैसी छोड़कर जाने लगते हैं। सामने से आ रहा राघव जब उन्हें जाते हुए देखता है तो वहीं से चिल्लाकर कहता है कि अरे मधु, मैं आज पकाने नहीं आया, बस थोड़ी सी डाउट क्लियर करने दो। ये सुनकर मधु गुस्से में राघव की ओर देखती है और अपना बैग चेयर पर फेंक कर बैठ जाती है। यार मधु सुनो ना, ये सारे डाउट क्लियर कर दो। हाँ बिल्कुल, और कोई काम तो है नहीं मेरे पास जो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करूं। मधु ने ऐंठ कर जवाब दिया। मधु के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर राघव एक पल को हिचकिचाया, पर वो मधु के बर्ताव से पहले से ही रूबरू था। उसे पता था कि मधु को कैसे मनाना है और अपना काम कैसे निकलवाना है। डाउट्स ही तो क्लियर कर रहा हूँ, और कुछ कहने की औकात भी तो नहीं है तेरी। मधु ने टेबल पर रखे किताब को अपनी ओर खींचते हुए धीरे से कहा। वहीं बगल में बैठी प्राची मधु को राघव की घिसी पिटी बातें सुनने से बचाने के लिए बहाना बनाते हुए कहती है कि यार मधु, मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर पास चल। लगता है फिर से मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है। अरे क्या हुआ? राघव झट से पानी का गिलास प्राची की ओर बढ़ाते हुए कहता है, पर मधु प्राची का इशारा समझ जाती है और अपना पर्स उठाकर बोलती है, हाँ यार चल जल्दी, वरना तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। मधु को ऐसा करते देख राघव झट से बोलता है, पर मेरे डाउट तो क्लियर करते जाओ। राघव जैसे ही बात खत्म करता है, उसके सामने से उनकी बहन आयशा आते हुए दिखती है। वो आयशा से बचने के लिए अपनी नजरें टेबल की सीट में झुका लेता है। अरे तुम्हारे डाउट से ज्यादा जरूरी मेरी फ्रेंड की तबीयत है, बाद में मिलती हूँ, फिर तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। ये कहकर मधु प्राची को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उन दोनों को जाते देख राघव वहीं बैठा बैठा अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहता है, कब तक भागोगी मधु मुझसे? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। इधर मधु और प्राची ऑटो लेकर वापस अपने रूम पर जाते हैं। रूम की हालत बिखरी हुई थी, कहीं पर बेडशीट पड़ी थी तो कहीं पर पिलो कवर। डाइनिंग टेबल पर भी नाश्ते की झूठी प्लेट्स रखी हुई थी। उन दोनों को कमरे की हालत देखकर समझने में देर न लगी कि वे दोनों आज जल्दी जल्दी में कमरे को सही करना ही भूल गए। यार हमें देखकर कोई भरोसा नहीं करेगा कि हम अपने कमरे को ऐसे फैला कर रखते हैं। प्राची ने बेड पर से टॉवल उठाते हुए कहा। हाँ ये तो है। बाय द वे प्राची, आज मुझे इस इंसान से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मधु ने डाइनिंग टेबल पर से प्लेट्स उठाते हुए किचन की ओर बढ़ते हुए कहा, अरे यार अब तो मुझसे शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो। हम दोनों ही एक दूसरे की कि कुछ नहीं यार, वो मुझ पर सीधी सीधी लाइन मारता है और मैं उसे भाव नहीं देना चाहती। प्राची मधु से ये जवाब सुनकर 2 मिनट चुपचाप खड़ी रही और फिर कपड़े से टेबल साफ करती हुई बोली, क्यों, क्या बुराई है उसमें? प्राची तुझे पता है ना कि मैं निखिल से प्यार करती हूँ। मधु के मुंह से ये बात सुनकर प्राची जैसे चौंक सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज 6 महीनों बाद निखिल का नाम मधु की जुबान पर कैसे आ गया। खैर प्राची ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, पर मधु, निखिल तुमसे प्यार नहीं करता। यार हम इस बात पर बहस ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मधु अपना फोन लेकर बेड पर बैठ गई और अपने कानों में ईयरफोन लगाकर ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे निखिल और उसके बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो। मधु को ऐसा देख प्राची भी अपनी किताबें लेकर टेबल पर बैठ गई और पढ़ाई करने लगी। ये दोनों अपने कामों में व्यस्त होकर एक दूसरे को इग्नोर करने लगी। मधु अब भी निखिल के बारे में सोचकर रोने लगती है और मधु को इस हाल में देखकर प्राची भी उदास बैठ जाती है। हालांकि प्राची भी नहीं चाहती है कि वो निखिल के बारे में मधु से कोई भी बात करे, पर वो ये भी नहीं चाहती कि मधु निखिल के बारे में सोचकर उदास रहे। निखिल और मधु को अलग हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे, पर मधु अब भी निखिल की यादों में खोई रहती थी, बाहर नहीं आ पाई थी। प्राची चाहती थी कि मधु निखिल की यादों से निकलकर अपने प्रेजेंट में जिए
और अपना फ्यूचर देखे। पर मधु मूव ऑन करने को तैयार ही ना थी। उसे लगता था कि वो निखिल की यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट सकती है। लेकिन प्राची ये नहीं चाहती थी, वो मधु को खुश देखना चाहती थी। काफी देर तक जब मधु ने प्राची से बात नहीं की तो प्राची खुद सामने से बोली, यार सुना है कि आयशा इस बार अपने जन्मदिन की पार्टी कोई 5 स्टार होटल में दे रही है। प्राची को बोलते देख मधु अपने कानों से ईयरफोन हटाकर उसे घूरते हुए बोली, कुछ कहा क्या तुमने? मधु को ऐसे रिएक्ट करता देख प्राची को थोड़ा बुरा लगा। उसने झट से जवाब दिया, नहीं, हाँ सही सुना है तुमने। आयशा इस बार अपने बर्थडे की पार्टी ताज होटल में दे रही है। जब तुमने मेरी बात सुन ही ली थी तो फिर ये क्यों पूछा कि मैंने क्या बोला? खैर, कहीं घूमने चले? प्राची ने अपनी किताबें बंद करते हुए कहा, नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम चली जाओ, मैं अकेले जाकर क्या करूंगी? इतना कहकर प्राची उठी और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। चाय की महक ने प्राची को वो दिन याद दिला दिया जब प्राची, मधु और निखिल खास दोस्त हुआ करते थे। ये चाय बनाते बनाते निखिल, मधु और प्राची, ये सारी यादें। तो चाय बनाते बनाते मधु को निखिल की याद कैसे आ रही थी, प्राची क्या सोच रही थी, ये सारी बातें आगे के एपिसोड्स में आपको पता चलेंगी। कहीं जाइएगा नहीं। पॉकेट एफएम पर आप हैं अपनी 8 दिन याद दिला दिया जब प्राची, मधु और निखिल खास दोस्त हुआ करती थी। एक दिन मधु ने निखिल के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता दी। निखिल मधु को पसंद करता था तो उसने भी मधु को एक्सेप्ट कर लिया। 4 महीने तो उन दोनों के बीच सब सही चला, पर जब मधु ने निखिल से शादी के लिए कहा तो निखिल ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि अभी उसकी उम्र शादी की नहीं है, उसे अब्रॉड जाकर पढ़ाई करनी है और लाइफ में कुछ हासिल करना है। और एक दिन वो मधु को बिना बताए यूरोप चला गया अपनी पढ़ाई के लिए। उसके बाद से निखिल ने पीछे मुड़कर मधु की ओर एक बार भी नहीं देखा और ना कभी मधु से कांटेक्ट करने की कोशिश की। अरे कहाँ खोई हुई हो? चाय उफन उफन कर आधी कप मधु की ओर बढ़ाते हुए बोली, कहीं नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। हाँ, वो तो मैं तभी समझ गई थी जब तुम चाय बनाने किचन में गई थी। ये ग्रीन टी पीने वाली लड़की दूध वाली चाय तभी बनाती है जब इसे कुछ पुराना याद आता है। इतना कहकर मधु हंसने लगी और मधु को हंसता देख प्राची भी हंसने लगी। दोनों हंसती हुई उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी बरसात में नाचती मोर लगती है। उनमें बस अब यही बचा था। एक ओर प्राची अपने सपनों की ओर बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर मधु अपनी निखिल की यादों में खोई हुई अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर रही थी। एक दिन मधु और प्राची दिल्ली के सरोजनी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं। वैसे तो शॉपिंग से हर लड़की को खुशी मिलती है, पर प्राची और मधु दोनों के लिए शॉपिंग मात्र संडे एंजॉय करने का बहाना था। कहीं ना कहीं तो संडे बिताना ही है, तो बस संडे को खाचार में भी आ गई है। कितनी सुंदर लग रही है ना, चलो ना लेने चले, प्राची ने मधु का हाथ हिलाते हुए। अभी पैसों की तंगी चल रही है, बाद में ले लूंगी। अरे बाद में फिर कोई और ले जाएगा, चल मैं दिला देती हूँ, अभी तेरा बर्थडे भी आ रहा है तो उसी का गिफ्ट समझ ले, करके मधु को पकड़ा दी। प्राची बिल की पेमेंट पर मधु के साथ शोरूम से बाहर आ गई। शोरूम से बाहर आते ही मधु प्राची की ओर देखकर बोली, क्या जरूरत थी इसकी फालतू पैसे बर्बाद करने की? हाँ, इस पर प्राची ने मधु के हाथ में बिल का पर्चा पकड़ाते हुए हंसकर कहा, अरे तू टेंशन ना ले, तेरे पर तो सब कुर्बान है, और वैसे भी ये पैसे मुझे मेरी इंटर्नशिप से मिले हैं, तो तू टेंशन मत ले, बस बिंदास और खुश रह, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। पर अभी उनकी शॉपिंग खत्म नहीं हुई थी। आज काफी दिनों बाद वो दोनों मार्केट आए थे, इसीलिए शॉपिंग जोर शोर से चल रही थी। शॉपिंग करते करते मधु एक इंसान से टकराई। उस इंसान से टकराते ही मधु गिरने से बची। ये देखकर मधु को बहुत गुस्सा आया और वो उस शख्स पर जोर से चिल्लाकर बोली, हे इडियट, आर यू ब्लाइंड? दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? अंधे हो क्या तुम? बोलते बोलते जैसे ही मधु ने उस शख्स की ओर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस पर बिजली गिर गई हो, क्योंकि जिस इंसान पर वो चिल्लाई थी वो और कोई नहीं, उसका प्यार निखिल था। निखिल को सामने देखकर मधु की तो जैसे जान ही निकल गई। मधु चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसके गले से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे और निखिल मधु को देखता ही जा रहा था।
इन दोनों को इस हाल में देख प्राची झट से बोली, अरे निखिल, तुम इंडिया कब वापस आए? तुम तो अब्रॉड में थे ना? निखिल ने प्राची की बात सुनकर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपना कॉलर ऊपर करते हुए बोला, हाँ, अभी 2 दिन पहले ही अपनी पढ़ाई करके लौटा हूँ। और बताओ, कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ, प्राची ने हंसकर जवाब दिया। वहीं बगल में खड़ी मधु निखिल को टकाटक देखे जा रही थी। आज पूरे 6 महीने बाद निखिल उसके सामने आया था, हल्की ब्राउन शर्ट में, मानो वो कोई हीरो जैसा लग रहा हो। एक बार को तो मधु जैसे उसे देखकर उसकी खूबसूरती में खो सी गई थी। निखिल मधु की ओर देखकर उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त सामने से एक लड़की आती है। लड़की जिसने अपने बदन पर वन पीस पहन रखा था और जिसके पैरों में हाई हील्स थी। वो दौड़कर निखिल के पास आती है और आते ही बोलती है, आई एम सॉरी बेबी, आई नो आई एम लेट, बट प्लीज फॉरगिव मी वन लास्ट टाइम। मधु और प्राची उस लड़की को निखिल के साथ देखकर हल्के से गुस्से वाले एक्सप्रेशन दिखाती है। निखिल उन दोनों के एक्सप्रेशन बखूबी समझ जाता है और जानबूझ के मधु की ओर देखकर बोलता है कि हे मधु, मीट माय गर्लफ्रेंड रिया, एंड रिया मीट हर, शी इज मधु माय फ्रेंड। कहीं जाइएगा नहीं।